अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पावर्स और उसके फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेक्शन 24 को डिस्कस करेंगे और उससे आगे जितने भी सेक्शंस हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 24 है कन्फर्मेंट ऑफ एडिशनल पावर्स बाय द गवर्नमेंट। कन्फर्मेंट का मतलब होता है अता करदा। अगर गवर्नमेंट कोई एडिशनल पावर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को अता करेगी तो वो भी परफॉर्म करेगा। इसको देखते हैं। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कन्फर, नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो दे सकती है एनी अदर पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, किसी भी पुलिस ऑफिसर की पावर इन्फोर्समेंट ऑफिसर को दी जा सकती हैं, नॉट बीइंग द पावर्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, जो पावर्स इस चैप्टर में मेंशन नहीं की गई वो भी उसको दी जा सकती हैं। ऑन सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर आर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर द एक्ट आर स्केड्यूल्ड लॉज। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो SDEO साहब की पावर्स, इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहब की पावर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब की पावर जो बताई गई हैं वो तो उन्होंने करनी है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत उनको कोई एक्स्ट्रा पावर दे सकती है। एज मे बी नेसेसरी फॉर द इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, जो भी ज़रूरी होंगी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ड्यूटीज़ को अब डिस्कस करते हैं। ये सेक्शन 24 है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस अंडर द एक्ट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये हर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ड्यूटी होगी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, पावर्स को परफॉर्म करना। कहाँ पे करना है वो देखते हैं। इन्फोर्स लॉज स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल, स्केड्यूल जो 5 स्केड्यूल लॉज हैं उनके अंदर जो भी लॉज हैं उनकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने करवानी है। एंड प्रिवेंट द कमीशन ऑफ वायलेशन और ऑफेंसेस, कमीशन का मतलब कोई कमिट ना करे, कोई भी बंदा जो वायलेशन या ऑफेंस करने जा रहा है उसको क्या करना है, रोकना किसने है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने। एप्रीहेंड एनी पर्सन होम ही इज लीगली ऑथोराइज्ड टू एप्रीहेंड एंड फॉर हुज एप्रीहेंशन सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट, किसी भी बंदे को ये एप्रीहेंड कर सकता है, मतलब है अप्रिशिएट वगैरह कर सकता है। ओबे एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूट ऑल ऑर्डर्स इशूड बाय द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो भी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर इसको ऑर्डर्स देगा उनको ओबे करना है और फौरी तौर पर उसको लागू करना है। ठीक है जी। एड एंड कोऑपरेट विद अदर एजेंसीज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, और दूसरी एजेंसीज जो ऑफेंसेस को रोकने में काम कर रही हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनकी मदद करनी है। ठीक है जी। Provided that all actions taken by the enforcement officer, especially involving the arrest of a person, shall be promptly reported to the hearing officer through sub-divisional enforcement officer of the enforcement station. अगर किसी भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर किसी भी बंदे को अरेस्ट करता है तो वो फौरी तौर पर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को बताएगा, और सब डिविजनल ऑफिसर जो है उसी टाइम किसको बताएगा, हेयरिंग ऑफिसर को बताना ज़रूरी है जो स्टेशन में होगा। फॉर फर्दर एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ताकि उसके खिलाफ जो है वो फर्दर एक्शन लिया जा सके। उसके बाद सेक्शन 26 है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। द अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एज मैनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आपको पता है कि पहले मैंने कहा अथॉरिटी जो है वो जितने चाहे इन्फोर्समेंट ऑफिसर लगा सकती है, उसी तरह जितने चाहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स लगा सकती है 11वें स्केल के। ठीक है जी। द अथॉरिटी shall by notification appoint as many investigation officer for each enforcement station as may deem appropriate from time to time, जितने उनको अच्छे लगेंगे वो लगा सकते हैं। Investigation officer shall possess such qualifications as may be prescribed, उनकी qualifications जो बताई जाएंगी वो उसके अंदर होनी चाहिए। The investigation officer shall have the following powers and functions for the purpose of investigation, उसकी जो पावर्स और फंक्शंस क्या होंगे,
power to enter, inspect, search and seal any public property, building, place or any premises where he has reason to believe that an offence has occurred or there is apprehension of so happening। मतलब है जैसे इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम था वैसे ही इसका भी काम है कि ये भी एंटर हो सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है पब्लिक प्रॉपर्टी में और वहाँ पर क्या कर सकता है, सर्च और सील भी कर सकता है जहाँ पे ऑफेंस होने का खतरा हो या ऑफेंस हो चुका हो। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड है पावर टू एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी ये घुस सकता है, बिल्डिंग और प्लेस, जस्ट सब्जेक्ट टू वारंट और ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन हुज ज्यूरिसडिक्शन सच प्रीमिसेस इज सिचुएटेड। प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने के लिए ईओ को और आईओ को दोनों को वारंट मैजिस्ट्रेट की तरफ से लेना ज़रूरी है। पावर टू स्टॉप, इंस्पेक्ट, सर्च एंड कन्फिस्केट एनी व्हीकल फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। उसके बाद किसी भी व्हीकल को एक्ट की लागू करवाने के लिए वो किसी भी स्टॉप भी कर सकता है, सर्च भी कर सकता है, उसके बाद उसको इंस्पेक्ट भी कर सकता है, किसी भी जाते हुए बंदे को, किसी भी गाड़ी को, किसी भी मोटरसाइकिल को उसकी सर्चिंग वगैरह ये कर सकता है। इशू नोटिसेज आर समन्स टू द ऑफेंडर्स एंड कंसर्न्ड पर्सन्स अंडर द एक्ट और स्केड्यूल्ड लॉज। उसके बाद ये नोटिसेज और समन्स ये भी उसी तरह की जॉब भी है जिस तरह हमने ईओ की पढ़ी थी, वो भी ये काम कर सकता था, नोटिसेज और समन। उसके बाद सीजर ऑफ एनी आइटम, किसी भी आइटम को ये सीज कर सकता है, बंद कर सकता है, ले सकता है। गुड्स, आर्टिकल और प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड आर रेलेवेंट टू प्रूव द कमीशन ऑफ वायलेंस, जो है वो वायलेंस के दायरा कार में आएगी उसको ये सीज कर सकता है। और ऑफेंस प्रोवाइडेड दैट एवरी सच आइटम शैल बी लिस्टेड इन द रजिस्टर ऑफ सीज्ड आइटम्स। सीज्ड आइटम का एक रजिस्टर होगा, उसके अंदर ये सारा कुछ लिखेगा, प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जो भी मैनर्स बताए जाएंगे उसके मुताबिक। पावर टू अरेस्ट एंड ऑफेंडर एंड प्रोवाइड अंडर द एक्ट एंड इन कोर्ट। कोई भी ऑफेंडर है उसको ये अरेस्ट भी कर सकता है, ठीक है जी, जो एक्ट के अंदर तरीका कार बताया जाएगा उसके मुताबिक। पावर टू सर्च अ पर्सन ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन ऑफ दैट पर्सन। उसके बाद किसी भी पर्सन को ये सर्च भी कर सकता है, पकड़ के उसकी तलाशी वगैरह भी ले सकता है अगर कोई किसी को सस्पिशन होगा, कोई जो शक है, शक की बुनियाद पर। बीइंग इन्वॉल्वड इन द ऑफेंस और बीइंग एन अकम्प्लेंस टू सच ऑफेंडर और बीइंग इन पोजेशन ऑफ एनी आर्टिकल दैट मे लाइकली टू बी यूज्ड इन द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। तो ऐसी तमाम चीज़ों की ये क्या कर सकता है जी, सर्चिंग भी कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट द आर्टिकल मे आल्सो बी सीज्ड इफ इट इज़ रीजनेबली अपीयर्स टू बी सस्पिशियस। कोई भी आर्टिकल, कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज़ सीज भी की जा सकती है, उसकी क्या कर सकता है, अगर सस्पिशन के बुनियाद पर उसको क्या कर सकता है, सर्च भी कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल्स एंड ग्राउंड्स फॉर सीजर शैल बी लिस्टेड इन रजिस्टर। उसके बाद जो भी चीज़ें सीज की जा रही हैं उनकी प्रॉपर डिटेल्स और उनकी जो सीज करने की वजह है वो रजिस्टर में लिखी जाएगी। फ्रॉम द रिसीट इशू टू द पर्सन, और जिसकी सीज की गई है उसको एक रसीद भी दी जाएगी। पावर टू यूज रीजनेबल फोर्स, फोर्स भी इस्तेमाल कर सकता है इन केस ऑफ रिटेलिएशन और ऑब्स्ट्रक्शन इन परफॉर्मिंग द फंक्शन अंडर द एक्ट। अगर ये अपना काम कर रहा है, कोई दरमियान में टांग वगैरह अड़ाता है या फिर इसका काम रोकने की कोशिश करता है या फिर कोई आगे से कोई फोर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो ये भी क्या कर सकता है, फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। पावर टू कलेक्ट एविडेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस एंड मॉडर्न डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक मींस और मॉडर्न डिवाइसेस से कोई भी एविडेंस लेना हो कैमरा वगैरह से तो ये ले सकता है। पावर टू फाइल कंप्लेंट एंड गेट फायर रजिस्टर्ड एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन अंडर द कोड, और ये क्या कर सकता है, FIR भी रजिस्टर करवा सकता है SDEO साहब को कह के। कंडक्ट इंक्वायरीज ऑन द डायरेक्शन ऑफ इनिशिएटिंग अथॉरिटी या फिर हो सकता है SDO साहब, हेयरिंग ऑफिसर, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो उस इंक्वायरी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ग्राउंड बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काम करेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में एक्सरसाइज एनी अदर पावर और परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज कन्फर्ड आर डेलीगेटेड बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट। जो भी उसको काम कहा जाएगा वो दूसरे इनके अलावा वो भी करने को तैयार होगा। उसके बाद सर्जेंट्स की बात करते हैं, सेक्शन 27 है जी। द अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। अब सर्जेंट्स को भी अपॉइंट कौन कर रही है, अथॉरिटी। हमने देखा
कि जो हेयरिंग ऑफिसर था उसको भी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया, SDEO साहब को भी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया, EO साहब को, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया, और अब आखिरी जो सर्जेंट है उसको भी कौन अपॉइंट कर रहा है? अथॉरिटी अपॉइंट कर रही है। सो सबको कौन अपॉइंट करता है इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर? अथॉरिटी अपॉइंट करती है, ये आपने याद रखना है। द अथॉरिटी शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एज मैनी सर्जेंट्स फॉर ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट, जितने भी चाहिए होंगे वो क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है टाइम टू टाइम। द सर्जेंट्स शैल पोजेस सच क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी क्वालिफिकेशन बताई जाएंगी वो सर्जेंट की होनी ज़रूरी है। सर्जेंट शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस, इनके फंक्शंस और पावर्स क्या होंगी? असिस्ट द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट और स्केड्यूल्ड लॉज, मतलब ये कि जो भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा ये उनके साथ होंगे सर्जेंट 5-6, जैसा कि आपने देखा होगा हर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के साथ 5-6 सर्जेंट्स पुलिस वाले जो हैं वो पीरा पुलिस की घूम रहे होते हैं। कैरी वेपन्स, इनके पास वेपन्स भी होंगे एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स, रूल्स के मुताबिक, और परफॉर्म एनी अदर फंक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और जो भी इनको काम कहा जाएगा वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इन्फोर्समेंट स्क्वाड, इन्फोर्समेंट स्क्वाड क्या है जी? सेक्शन 28 है, देयर शैल बी 1 और मोर इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स इन ईच सब डिवीजन, हर सब डिवीजन में एक या एक से ज़्यादा इन्फोर्समेंट स्क्वाड हो सकता है, कंप्राइजिंग ऑफ सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब इन्फोर्समेंट स्क्वाड क्या होता है? जो SDEO से लेके सर्जेंट्स तक जितने भी लोग हैं इनको क्या कहेंगे? इन्फोर्समेंट स्क्वाड कहेंगे, ठीक है जी। सब इसमें कौन होगा? सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, सर्जेंट्स होंगे एंड सच अदर एम्प्लॉयज एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी, इसको क्या कहेंगे? इन्फोर्समेंट स्क्वाड कहेंगे, जो इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर होंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्क्वाड, अब स्क्वाड का ख्याल कौन करेगा? उनको एडमिन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्क्वाड शैल वेस्ट इन द अथॉरिटी, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी करेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पूरा स्क्वाड को भर्ती अपॉइंट कौन करता है? अथॉरिटी करती है, तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन करेगी? अथॉरिटी करेगी। द डायरेक्टर जनरल शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्वाड सच पावर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी, स्क्वाड के लिए कोई भी पावर जो है वो डायरेक्टर जनरल जो अथॉरिटी उसको कहेगी स्क्वाड के लिए वो इस्तेमाल करेगा। Members of the squad shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed, और जो भी अथॉरिटी उनको काम कहेगी इस ये जो स्क्वाड के मेंबर्स हैं वो स्क्वाड के मेंबर्स को परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसके बाद प्रोसिक्यूटर साहब की बात करते हैं, सेक्शन 30 है, एवरी इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल हैव अ प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट, हर इन्फोर्समेंट स्टेशन का एक प्रोसिक्यूटर होगा, इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जिसके एक ख़ास तरीके से जो है वो उसको क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आजकल क्या है इनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जॉब्स आई हुई हैं। प्रोसिक्यूटर आर डेप्यूटेड फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से लिया जा सकता है प्रोसिक्यूटर। सो प्रोसिक्यूटर शैल परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी प्रोसिक्यूटर को फंक्शंस असाइन किए जाएंगे अथॉरिटी की तरफ से वो उनको क्या करेगा जी? परफॉर्म करेगा। उसके बाद चलते हैं जी चैप्टर 6 जो कि अरेस्ट के रिलेटेड है, कि अरेस्ट कैसे करना है पीरा एक्ट की फोर्स ने। पावर टू अरेस्ट, पावर ऑफ द अरेस्ट, अरेस्ट की पावर जो है सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर SDO से enforcement officer and investigation officer under the act shall only be exercised if any person। अब ये जो अरेस्ट है, पहली बात तो ये है कि ये कितने लोग परफॉर्म कर सकते हैं? 3 लोग। एक SDEO साहब हैं जो स्क्वाड का हिस्सा है या इन्फोर्समेंट स्टेशन पे होंगे, वो अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहब भी अरेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब अरेस्ट करने की वजूहात भी होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस भी, क्यों अरेस्ट करेंगे वो बताई जा रही हैं जी।
अगर कोई बंदा इज इन्वॉल्व एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट आर स्केड्यूल्ड लॉस, इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंस बताए गए हैं उसमें कोई भी बंदा अगर इन्वॉल्व होगा या स्केड्यूल्ड लॉस को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगेंस्ट होम अ रीजनेबल रेफरेंस हैज़ बीन सेंट बाय द डिपार्टमेंट, या किसी को भी डिपार्टमेंट ने कहा है कि अरेस्ट कर लो, उसको भी क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव हुई है किसी के ख़िलाफ़ के जो है वो मोतबर इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। और रीज़नेबल सस्पिशन, या किसी के बारे में कोई वाज़ेह शक हो, अदरवाइज एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन सो इन्वॉल्व्ड इन एन ऑफेंस अंडर द एक्ट आर स्केड्यूल्ड लॉस, जिसमें उसके जो है वो इन्वॉल्व किसी भी ऑफेंस के अंदर होने का सस्पिशन हो, उसको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। उस बंदे को भी अरेस्ट किया जा सकता है इन हुज पोजेशन एनी आर्टिकल इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी यूज्ड आर लिंक्ड विद द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मतलब किसी भी बंदे ने कोई ऑफेंस किया है, कोई जुर्म किया है, तो उसके जुर्म करने के अंदर जो भी उसने चीज़ इस्तेमाल की है, ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई बंदा किसी फॉर एग्जांपल एक पब्लिक प्लेस पे इंक्रोचमेंट करके खड़ा हो जाता था, डेली कोई कार्ट लेके जाता था, रेडी लेके जाता था, वहाँ पे खड़ा हो जाता था। अब वो जो रेडी है वो दिन के टाइम लेके जाता था, और जब इन्फोर्समेंट ये जो स्क्वाड वगैरह आता था, ये फोर्स आती थी, तो वो कहीं उस रेडी को लेके चला जाता था या छुपा देता था। लेकिन एक दिन यूँ हुआ कि उस इन्फोर्समेंट ऑफ पीरा को पता चल गया, उन्होंने रेडी की तलाश की, रेडी वो अब किसी और के घर खड़ी कर देता था। अब जिसके घर से वो रेडी निकलेगी उस घर वाले को, उसके ओनर को भी क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो जिसके पास क्या होगा, आर्टिकल होगा, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। एंड हुज में रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड अ वायलेशन विद रेफरेंस टू सच आर्टिकल्स, और जिसने कोई ऑफेंस किया होगा उसको भी। हैज़ ऑब्स्ट्रक्टेड द इन्फोर्समेंट ऑफिसर आर एनी एम्प्लॉय इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, या फिर कोई भी बंदा अगर कोई भी रुकावट क्रिएट करेगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करते हुए, या किसी भी ऑफिसर को, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, अगर किसी को कस्टडी में रखा गया है, मतलब है कोई किसी पे छापा मारा गया और उसने भागने की कोशिश की है या भाग गया है, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद वाज सर्व्ड एन ऑर्डर, जिसको EPO दिया गया था, ठीक है, बट ही चूज नॉट टू अबाइड बाई इट, लेकिन उसने वो ऑर्डर क्या किया, फाड़ दिया, EPO फाड़ दिया, या उसके मुताबिक उसने काम नहीं किया, उसने उसको इग्नोर किया, तो उस बंदे को भी अरेस्ट किया जा सकता है। The record of the arrest shall be maintained by the सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहब जो हैं वो उस अरेस्ट का रिकॉर्ड रखेंगे एंड रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट एज वेल एज द हियरिंग ऑफिसर, और वो रिकॉर्ड मैजिस्ट्रेट साहब को भी प्रोवाइड कर देंगे और हियरिंग ऑफिसर साहब को भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अगर कोई कल को रिप्रेजेंटेशन दे के आए तो हियरिंग ऑफिसर को उसका पता हो और मैजिस्ट्रेट को भी पता हो कि अगर कोई केस फाइल करता है तो उसके इल्म में होना चाहिए। उसके बाद है जी प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। अब बंदा एक अरेस्ट हो गया, उसने कोई ऐसा कांड किया था जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें से कोई भी एक, तो अब उसको करना क्या है, बंदे को तो अरेस्ट कर लिया, अब उसके साथ नेक्स्ट क्या होना है वो हम पढ़ते हैं। सेक्शन 32 है जी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर आर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शेल विदाउट अननेसेसरी डिले, वो एक बंदे को अरेस्ट करके उसको डिले नहीं करेंगे। प्रेजेंट द पर्सन अरेस्टेड एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन, उसको फॉरन इन्फोर्समेंट स्टेशन में लेके आएंगे, प्राइवेट कस्टडी में उसको नहीं रखना। एंड ब्रिंग इन द नॉलेज ऑफ द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को बताएंगे कि ये बंदा अरेस्ट हुआ है। ऑफ सच अरेस्ट एंड सबमिट अ रिटन रिपोर्ट फॉर फर्दर एक्शन, और जो भी अब एक्शन लेना है उसकी एक रिटन रिपोर्ट जो है वो SDEO साहब को प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि SDEO साहब वो रिपोर्ट आगे हियरिंग ऑफिसर को और मैजिस्ट्रेट को दे सके। ठीक है जी, प्रोसीजर में हमने क्या पढ़ा, अरेस्ट होके एक बंदा आ गया,
उसको फौरी तौर पर इन्फोर्समेंट स्टेशन में ले जाया जाएगा और SDEO साहब को उसकी खबर दी जाएगी। ठीक है जी। द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। अब अरेस्ट होकर तो आ गया, अब उसके खिलाफ क्या होगी, SDEO साहब ने रजिस्टर करनी होती है FIR, तो FIR कौन देगा, SDEO साहब। इमीडिएटली एंड प्रोड्यूस सच पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, और 24 घंटों के अंदर अंदर उस बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, लाया जाएगा थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब भी होंगे। उसके बाद जी सेक्शन 33 है, एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू अरेस्ट अंडर द एक्ट। अब क्या होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिमिनल कोड जो है उसके मुताबिक अरेस्ट होगा। ठीक है जी। द प्रोविजंस ऑफ द कोड इन रिलेशन टू द अरेस्ट के रिलेटेड जितनी भी उसके अंदर लॉज है या फिर जो प्रोसीजर है वो इस्तेमाल होगा, जो कोड के अंदर बताएगा वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ द बॉन्ड एंड डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, सर्च ऑफ अ पर्सन, डिटेंशन, सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें जो कोड के अंदर बताई गई हैं, ये कोड भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। और वो चीज़ें जो हैं वो उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें होंगी, सर्च ऑफ अ पर्सन एंड प्रेमिसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस शैल इन सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट अप्लाई टू एन अरेस्ट, डिटेंशन, सर्च और इन्वेस्टिगेशन मेड अंडर द एक्ट। उसके बाद चलते हैं जी चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7 इज़ ऑल अबाउट पब्लिक न्यूजेंस एंड इनक्रोचमेंट। अब ये जो पब्लिक न्यूसेंस है ये होती क्या है, इनक्रोचमेंट होती क्या है, उसको हम डिटेल से देखते हैं। सेक्शन 34 है जी प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। जो पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक के अंदर जो बिगाड़ कर रहा है उसको रिमूव करने का प्रोसेस क्या है एक्ट के अंदर, वो हम देख रहे हैं। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द पब्लिक न्यूसेंस, कोई भी पर्सन जिसको पब्लिक न्यूसेंस से नुकसान हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आर परसीव्स टू बी एग्रीव्ड, या जिसको नुकसान हो सकता है ड्यू टू सच न्यूसेंस इन द नियर फ्यूचर, मे सबमिट अ कंप्लेंट टू द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। वो क्या कर सकता है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर को अपनी कंप्लेन दे सकता है, या फिर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी दे सकता है, हेयरिंग ऑफिसर को भी, बोर्ड या अथॉरिटी किसी को भी अपनी कंप्लेन जमा करवा सकता है कि ये जो है वो मुझे जो है वो अजियत हो रही है इस बंदे से, इसकी न्यूज़ेंस की वजह से, तो मेरे लिए कुछ करें आप। ठीक है जी। एनी डिपार्टमेंट, विसल ब्लोअर और एनी एम्प्लॉय, कोई भी बंदा जो इंफॉर्मेशन देगा मे आल्सो रिपोर्ट पब्लिक न्यूसेंस टू द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। सो ये भी एक MCQs पूछा जा सकता है कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में कौन इन्फोर्समेंट ऑफिसर को बता सकता है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विसल ब्लोअर हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी बंदा हो, वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को उसके बारे में रिपोर्ट कर सकता है किसी भी पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, या फिर सब डिविजनल ऑफिसर, हेयरिंग ऑफिसर, बोर्ड या अथॉरिटी किसी को भी रिपोर्ट की जा सकती। उसके बाद चलते हैं जी सेक्शन 35 की तरफ, एक्शन बाय द इन्फोर्समेंट। अब रिपोर्ट तो आ गई, ठीक है जी, किसी की शिकायत तो आ गई, अब उस पे एक्शन क्या लिया जाएगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करेगा। ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 34, the enforcement officer on his own or on the direction of sub divisional enforcement officer, hearing officer, board or the authority। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें किसी ने शिकायत कंप्लेन किसको की है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, हेयरिंग ऑफिसर को, बोर्ड को, अथॉरिटी को, वो किसको कहेंगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को आगे हुक्म देंगे कि आप जाके जो है वो ग्राउंड पे काम करें। As the case may be, shall visit the site of the occurrence। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर उस जगह पे जाएगा of public nuisance, inspect and take the stance of the person concerned। उसके बाद वो वहाँ पर जो बंदा है उसका जो है वो स्टांस भी लेगा कि वो क्या कहता है इस बारे में। If the enforcement officer gets convinced that there exists a public nuisance, then he shall issue an EPO in such manner as may be prescribed। अगर वो
वहाँ पे कन्विंस हो जाता है कि वाकया ही वहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस हुई है, तो वहाँ पे जिस बंदे ने वो पब्लिक न्यूसेंस किया उसको एक ईपीओ थमा दिया जाता है। और वो ईपीओ कौन थमाएगा? इन्फोर्समेंट ऑफिसर। द ईपीओ शैल कंटेन शॉर्ट डिटेल्स ऑफ द पब्लिक न्यूसेंस, और जो उसने पब्लिक न्यूसेंस की है उसकी शॉर्ट डिटेल्स ईपीओ पर लिखी होगी। रीजंस लिखी होंगी। डायरेक्शंस, अब उसने आगे क्या करना है, वो डायरेक्शन के उसको रिमूव करना है, क्या करना है, वो तमाम चीज़ें लिखी होंगी। टू द ऑफेंडर क्रिएटिंग सच न्यूजेंस टू रिमूव द न्यूजेंस विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम, और उसके अंदर टाइम भी लिखा होगा कि इस टाइम के अंदर अंदर तुम ये पब्लिक न्यूसेंस जो है या इंक्रोचमेंट है इसको रिमूव करो। एंड मैनर, पीरियड एंड मैनर एंड द पेनल्टी दैट मे बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ डिसओबीडियंस, और अगर उसने बात ना मानी तो उसको कितना फ़ाइन होगा, पेनल्टी होगी, ये तमाम चीज़ें उस ईपीओ के अंदर लिखी हुई होंगी। द ऑफेंडर शैल ईदर कंप्लाई विद द ईपीओ, अब जो ऑफेंडर है वो ईपीओ को मानेगा, और प्रेफर आ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर, और अगर वो समझता है कि ईपीओ सही नहीं है, उसके खिलाफ हमें जो है वो गलत ईपीओ इसको जारी किया गया, तो वो हियरिंग ऑफिसर के पास जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच ईपीओ। अब ये जो ईपीओ मिला है उसके बाद उसके पास कितने दिन है? 15 दिन है। 15 दिन के अंदर अंदर उसने हियरिंग ऑफिसर के पास जाकर रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है जी, 15 दिन टोटल दिए गए हैं उसको, ये आपने याद रखना है। 15 डेज एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इफ द ऑफेंडर नीदर कंप्लाइज विद द ईपीओ। अब अगर ऑफेंडर ना ही ईपीओ को मानता है नॉर प्रेफर अ रिप्रेजेंटेशन विद इन 15 डेज पीरियड, अगर वो 15 दिन के अंदर ना ही हेयरिंग ऑफिसर के पास गया, ना ही उसने ईपीओ को माना, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल प्रोसीड टू इन्फोर्स द ईपीओ। द इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करेगा? ईपीओ को इन्फोर्स करवाने के लिए, एंड मे टेक एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर, अगर वो ऑफेंडर के खिलाफ क्या क्या कर सकता है? रिमूव आर काज टू बी रिमूव द पब्लिक न्यूसेंस, वो पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव कर सकता है। यूजिंग सच मीन्स एंड विद सच फोर्स एज मे बी रीजनेबली नेसेसरी, जो भी उसको फोर्स चाहिए होगी उसका इस्तेमाल करते हुए वो क्या कर सकता है जी? उस जो पब्लिक न्यूसेंस है या जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करवा सकता है। इम्पोज एंड रिकवर द फाइन एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, उसके बाद वो उसके ऊपर फ़ाइन भी लगा सकता है या फ़ाइन उससे ले सकता है जो भी इस एक्ट के अंदर जितना भी फ़ाइन बताया होगा। कन्फिस्केट द आर्टिकल आर द गुड्स एज द केस में बी, उसके बाद वो जो आर्टिकल्स या गुड्स जो उसने वहाँ पे इंक्रोचमेंट पब्लिक जो है प्रॉपर्टी उसके ऊपर की हुई है या न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, उस चीज़ को वो जब्त भी कर सकता है। डिपॉजिट द सेम इन द इन्फोर्समेंट स्टेशन, और उसको जब्त कर कर लाएगा और इन्फोर्समेंट स्टेशन में जमा करवा देगा अलॉन्ग विद द सीजर मेमो, और एक रिकॉर्ड होगा जिस पे लिखा होगा कि ये क्या क्या चीज़ जो है वो इस बंदे की जब्त हुई है। टू द सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को जमा करवा दी जाएगी ताकि वो उस चीज़ का रिकॉर्ड रख सके। एंड कॉपी देयर ऑफ टू द ऑफेंडर, और उसकी एक कॉपी ऑफेंडर को भी दे दी जाती है। उसके बाद सील द प्रेमिसेस, इन्फोर्समेंट ऑफिसर चाहे तो उस जगह को सील भी कर सकता है। अरेस्ट द ऑफेंडर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ द फाइन, अगर ऑफेंडर फाइन भी नहीं देता तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। रिपीटेड ऑफेंसेस, अगर बार बार वो ऑफेंस कर रहा है तो फिर भी अरेस्ट किया जा सकता है। क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, अगर वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को रोकने की कोशिश करता है, आगे कोई रिटेलिएशन करने की कोशिश करता है, बदमाशी करता है, तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद है जी सबमिट अ कंप्लेंट बिफोर द सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड गेट द FIR रजिस्टर्ड, तो ये भी उसी का काम है। सबमिट अ रिपोर्ट बिफोर द सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, रिपोर्ट भी सब डिवीजनल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट बाय द हियरिंग ऑफिसर इफ़ एनी, तो कॉस्ट की डिटर्मिनेशन के लिए वो सबमिट रिपोर्ट एक सबमिट करेगा SDEO साहब को, और SDEO उसको फॉरवर्ड कर देगा हियरिंग ऑफिसर के पास। हियरिंग ऑफिसर शैल बी ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स, अब हियरिंग ऑफिसर जो है वो अगर चाहे तो उन जो कन्फिस्केटेड जिसको जिन आर्टिकल्स को, जिन चीज़ों को
जो है वो कन्फिस्केट किया गया है, जब्त किया गया, उनको बेच भी सकता है। उनका फैसला कौन करेगा जी? हेयरिंग ऑफिसर। डिसाइड द फेट ऑफ द सील्ड प्रीमिसेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट डिटर्मिन्ड अंडर सेक्शन 6 shall be payable by the offender, and if cost is not paid, the hearing officer may cause is to be recovered as the arrears of land revenue, and the articles are the goods confiscated by the enforcement officer। ठीक है जी। उसके बाद जो जो गुड्स हैं उनको बेच के या लैंड रेवेन्यू से जो पैसा आ रहा है उनके थ्रू वो जो है उसका जो फाइन है वो रिकवर किया जा सकता है। ये डिसीजन कौन लेगा? हेयरिंग ऑफिसर। By the enforcement officer shall be sold in auction in such manner as may be prescribed for the recovery of such cost of enforcement, if the proceeds of sale are not sufficient to cover the cost of enforcement officer। अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकता है कि अगर वो उसकी चीज़ें भी बेच देते हैं लेकिन इन्फोर्समेंट कॉस्ट फिर भी पूरी नहीं होती, फिर क्या करेंगे? द बैलेंस शैल बी रिकवरेबल एज अरीराज ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब अरीराज ऑफ लैंड रेवेन्यू के थ्रू उसकी जो की क्या की जाएगी जी? कॉस्ट रिकवर की जाएगी। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। होएवर इस सच प्रोसीड्स एक्सीड द कॉस्ट, लेकिन अगर वो चीज़ें बेचने से पैसा जो है वो फाइन से ज़्यादा आ जाता है, द एक्सेस शैल बी पेड टू द ऑफेंडर, और उस नतीजे में जो एक्सेसिव पैसा है वो वापस ऑफेंडर को कर दिया जाएगा और फाइन ले लिया जाएगा। The enforcement officer shall submit daily report of information received and action taken against the public nuisance matters to the sub-divisional officer। डेली तौर पे वो रिपोर्ट किसको देगा? सब-डिविजनल ऑफिसर को, कि जो जो उसने काम किए होंगे, जो जो एक्शन लिए होंगे, सारी इंफॉर्मेशन एज में भी प्रेस्क्राइब। उसके बाद एक्शन बाय द हेयरिंग ऑफिसर। अब हेयरिंग ऑफिसर कैसे एक्शन लेगा? ये आर्टिकल 36 है। On receipt of the representation filed by the offender or the complainant, जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफेंडर ने दी होगी या कंप्लेंट करने वाले ने दी होगी, द हेयरिंग ऑफिसर शैल इशू नोटिस टू ऑल कंसर्न्ड एंड कंडक्ट द हेयरिंग प्रोसीडिंग्स। हेयरिंग प्रोसीडिंग्स जारी करेगा, कंडक्ट करवाएगा, एंड प्रोवाइड अंडर द एक्ट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। द हेयरिंग ऑफिसर मे कैंसल, मॉडिफाई और कन्वर्ट द EPO इनटू एन एब्सोल्यूट ऑर्डर। हेयरिंग ऑफिसर की, ये मैंने पहले भी बताया था, पावर है, अगर वो चाहे तो EPO अगर सही नहीं दिया गया तो वो कैंसिल कर सकता है। अगर EPO ठीक है तो उसको वो एब्सोल्यूट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकता है, या EPO के अंदर कुछ शर्तों को भी वो चेंज कर सकता है। द एब्सोल्यूट ऑर्डर शैल कंटेन डिटेल्स ऑफ द पब्लिक न्यूसेंस। अब जो उसने नया एब्सोल्यूट ऑर्डर देना है हेयरिंग ऑफिसर ने, उसके अंदर क्या होगा? डिटेल्स होंगी पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, रीज़न ऑफ पासिंग एन एब्सोल्यूट ऑर्डर, और एब्सोल्यूट ऑर्डर क्यों पास किया जा रहा है उसकी रीज़न भी लिखी होगी। डायरेक्शन टू ऑफेंडर क्रिएटिंग सच न्यूजेंस टू रिमूव द न्यूजेंस विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम। उसके बाद उस ऑफेंडर को कहा जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर अंदर तुम वो न्यूजेंस ख़त्म करो। एंड मैनर एंड और तरीक़ाकार बताया जाएगा। एंड एनी फर्दर पेनल्टी दैट मे बी इम्पोज्ड ऑन द ऑफेंडर इफ़ एब्सोल्यूट ऑर्डर इज़ नॉट कंप्लाइड विद। अगर उसने एब्सोल्यूट ऑर्डर को ना माना तो उसके ऊपर जितना फ़ाइन वगैरह लगेगा वो भी उसके ऊपर लिखा होगा। ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड मैंशनड इन द एब्सोल्यूट ऑर्डर, अगर एब्सोल्यूट ऑर्डर के ऊपर जितना टाइम पीरियड लिखा हुआ है उसको ऑफेंडर फॉलो नहीं करता और टाइम पीरियड गुजर जाता है, इफ़ द ऑफेंडर हैज़ नॉट रिमूव्ड पब्लिक न्यूजेंस ने ख़त्म नहीं की, हेयरिंग ऑफिसर शैल डायरेक्ट द सब डिविजनल ऑफिसर इन्फोर्समेंट ऑफिसर टू गेट द एब्सोल्यूट ऑर्डर इन्फोर्स थ्रू द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब दोबारा हेयरिंग ऑफिसर ऑर्डर देगा किसको? SDEO साहब को, और SDEO साहब आगे ऑर्डर देंगे इन्फोर्समेंट ऑफिसर को कि वो जाके जो एब्सोल्यूट ऑर्डर है उसके ऊपर उसके जो लिखा हुआ था उसकी अमल दरामद करवाया जाए, पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव किया जाए और फाइन उससे रिकवर किया जाए। On receipt of direction under the subsection 4, the enforcement officer shall enforce the absolute order and may take any one or more action against the offender। अब enforcement officer दोबारा उस जगह पे जाएगा और क्या करेगा?
रिमूव आर काज टू बी रिमूव पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करेगा यूजिंग सच मीन्स एंड विद सच फोर्स एज मे बी रीजनेबली नेसेसरी, उन तमाम ज़राए का इस्तेमाल करेगा और फोर्स का जो ज़रूरी होगी। रिकवर द फाइन एज इम्पोज्ड बाय द हेयरिंग ऑफिसर, जो हेयरिंग ऑफिसर ने फ़ाइन लगाया होगा उसको रिकवर करना किसका काम है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। कन्फिस्केट द आर्टिकल्स और गुड्स एज द केस में भी, जो भी आर्टिकल्स और गुड्स वहाँ पे मौजूद होंगे उस प्रेमिसेस के अंदर उसको वो जब्त कर सकता है। डिपॉजिट द सेम इन द इन्फोर्समेंट सेक्शन, और इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर उसको डिपॉजिट करवाया जाएगा उन चीज़ों को अलॉन्ग विद द सीजर मेमो टू द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है उसको रिपोर्ट दी जाएगी एंड कापी, और उसकी कापी जो है वो ऑफेंडर को दी जाएगी। उसके बाद वो सील कर सकता है उस जगह को। अरेस्ट द ऑफेंडर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, और उसको जो ऑफेंडर है उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है कि उसने फ़ाइन नहीं दिया और अमल दरामद नहीं किया एब्सोल्यूट आर्डर पे। रिपीटेड ऑफेंसेस आर क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद सबमिट अ कंप्लेंट बिफोर द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड गेट FIR रजिस्टर्ड। अब उसने क्योंकि एब्सोल्यूट आर्डर पे अमल नहीं किया तो उसके खिलाफ FIR होगी, ठीक है जी। उसके बाद सबमिट अ रिपोर्ट बिफोर द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट बाय द हेयरिंग ऑफिसर। उसके बाद रिपोर्ट जमा करवाएगा SDO साहब को, ताकि SDO साहब हेयरिंग ऑफिसर को दे और वो जो है वो डिटर्मिन करे इन्फोर्समेंट कॉस्ट जो है उसको वो क्या करें, डिटर्मिन करें। हेयरिंग ऑफिसर shall be authorized to dispose of confiscated articles, हेयरिंग ऑफिसर उन आर्टिकल्स को बेच सकता है। डिसाइड द फेट ऑफ द सील्ड प्रेमिसेस एंड डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट इन सच मैनर एज may बी प्रेस्क्राइब्ड। द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट डिटरमिन्ड अंडर सब सेक्शन 6 शैल बी पेएबल, ये जो कॉस्ट डिटरमिन की जाएगी, ये जो सब सेक्शन ये वाला 6 है हेयरिंग ऑफिसर ने डिटरमिन की है, वो पेएबल होगी बाय द ऑफेंडर, ऑफेंडर उसको पे करेगा। इफ सच कॉस्ट इज नॉट पेड, अगर वो कॉस्ट पे नहीं की जाती, हेयरिंग ऑफिसर में काज इज टू बी रिकवर्ड एज अरीराज ऑफ लैंड, अरीराज ऑफ लैंड रेवेन्यू के तहत उसको रिकवर किया जाएगा। एंड द आर्टिकल्स आर द गुड्स कन्फिस्केटेड बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी सोल्ड, और उन आर्टिकल्स को भी बेचा जा सकता है इन ऑक्शन इन सच मैनर, नीलामी में इस तरीके से एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी उस टाइम ज़रूरी समझा जाएगा फॉर रिकवरी ऑफ सच कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, ताकि इन्फोर्समेंट की कॉस्ट को रिकवर किया जा सके। उसके बाद है जी सब सेक्शन 8, इफ़ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर नॉट सफिशिएंट टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट द बैलेंस शैल बी रिकवरेबल एज द अरेराज ऑफ लैंड रेवेन्यू, होएवर इफ सच प्रोसीड्स एक्सीड द कॉस्ट द एक्सेस शैल बी पेड टू द ऑफेंडर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर इन्फोर्समेंट कॉस्ट पूरी नहीं होती तो फिर अरेराज ऑफ लैंड की तरफ जाएंगे, लैंड रेवेन्यू की तरफ जाएंगे। अगर वो ज़्यादा हो जाती है चीज़ें बेचने की वजह से तो एक्स्ट्रा जो है वो वापस ऑफेंडर को कर दी जाएगी। उसके बाद सब सेक्शन 37 की तरफ चलते हैं। प्रोहिबिशन टू द इंक्रोचमेंट, प्रोहिबिशन के इंक्रोचमेंट को रोकना। नो पर्सन शैल मेक एनी इंक्रोचमेंट, कोई भी बंदा इंक्रोचमेंट नहीं करेगा। मूवेबल और इमूवेबल, ये याद रखना है कि किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट जो पब्लिक, अच्छा इंक्रोचमेंट होती क्या है कि पब्लिक ज़मीन जो गवर्नमेंट की ज़मीन है उसके ऊपर आप कोई अपना बिज़नेस शुरू कर दें, कोई बंदा जो है वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर ले, उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे, इसको क्या कहेंगे, इंक्रोचमेंट। तो कोई भी परमानेंट जो इमूवेबल है वो एक्टिविटी भी नहीं करनी, कोई भी मूवेबल एक्टिविटी भी नहीं करनी। कोई आके वहाँ पे रेडी खड़ी करके कोई चीज़ बेचनी शुरू कर देता है तो ये भी अलाउ नहीं है ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो ये था सेक्शन 37। आई होप कि यहाँ तक आपको जो पीरा एक्ट है उसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सेक्शंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।